देश के बजट का मौका है और सीनियर सिटीजन्स को भी बजट से कई सारी उम्मीदें हैं। हम इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। और क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के कई सारे मुद्दे होते हैं जो कि हर बजट में कब कुछ फुलफिल हो भी जाते हैं, कुछ नहीं भी फुलफिल होते हैं। इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं, उस पर बात करने के लिए हम यहाँ लखनऊ में मौजूद हैं। आपसे बात करते हैं, शुरुआत आपसे करेंगे। सर, आपका नाम क्या है और सीनियर सिटीजन को खास तौर पर अगर फोकस किया जाए, आपको क्या लगता है कि पिछले बजट में क्या कुछ काम किया गया है और आने वाले बजट में क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहले न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद। सबके बीच आकर के सबका विचार ले रहे हैं आप लोग। देखिए, सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। सरकार ने बहुत कुछ किया है और चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के उत्तर प्रदेश के मुख्य समन्वयक हैं। तो हम लोग विगत 9 वर्षों से कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांगें उठा रहे हैं। और मात्र हमारी डिमांड है कि 7500 प्रतिमाह उस पर DA और पति पत्नी को मेडिकल सुविधा दी जाए। विगत 9 वर्षों से हमारी लगातार मांग चल रही है। उसके लिए जंतर मंतर से लेकर के रामलीला मैदान तक भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया। श्रम मंत्री जी से कितने बार मुलाकात किए, 2 बार माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हेमा मालिनी जी के द्वारा मुलाकात हुई। सबने आश्वासन दिया। सब लोगों का कहना है कि आप लोगों की मांग जेन्युइन है। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, हम लोग सरकार के साथ हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार गरीबों के ऊपर, जो वृद्ध जन हैं, उन पर भी विचार करे और उनके मांगों को पूरा करे। क्योंकि वृद्धावस्था में अभी समय जो है दर दर भटकने का समय नहीं है। 1171 रुपये एवरेज पेंशन मिलती है हम लोगों को। उसमें समझिए उससे क्या गुजारा हो सकता है। किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 3000, एवरेज 1171। और हमने 35 साल 40 साल अपनी सेवाएं दी हैं, सरकार को तन मन धन से अपना समर्पित जीवन किया। उसके बावजूद भी समझिए 1171 रुपये की पेंशन में कैसे गुजारा हो सकता है। तो इसलिए इस बजट में हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है। पिछले 9 वर्षों से हम लोग बजट का इंतजार करते हैं कि इसमें शायद कुछ हो जाए, लेकिन अब की ज़्यादा उम्मीद है। और अब की श्रम मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है, कुछ पत्रिका न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें और सब वृद्ध जनों का आशीर्वाद सरकार ले और वृद्ध जनों के मुख पर हंसी आवे और खुशहाली से जीवन लोग व्यतीत करें। और उसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि जो अभी महिला शक्ति ने कहा कि किचन का सामान सस्ता होना चाहिए, तो भले जो लग्जरी चीज़ें हैं उस पर महंगाई बढ़े, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको सरकार को ध्यान में रखते हुए उसको सस्ता करना चाहिए। और हमारे EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, उनका पेंशन 7500 DA प्लस पति पत्नी को मेडिकल सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार का भी बहुत आभार इसके लिए। पेंशन की उम्मीद है इस बजट में, उसको लेकर कुछ आएगा। आप बताइए कि सीनियर सिटीजन्स की क्या मेन मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है कि इस बजट में काफी कुछ आना चाहिए? मैं सुनील त्यागी, ए ब्लॉक इंदिरा नगर में रहता हूं और न्यूज़ 18 का मैं आभारी हूं कि उन्होंने इतना मुख्य मुद्दे पे हम लोगों को बोलने का चांस दिया। हमारा मेन है कि देखिएगा, एक तो क्या है कि जो सीनियर सिटीजन को पहले रेलवे ट्रेन में जब सफर करते थे तो उनको 40% के करीब डिस्काउंट मिलता था, तो उससे उनको काफी सुविधाएं रहती थी। एक तो सरकार ने वो उठा लिया। हम तो चाहते हैं वो डिस्काउंट तो वापस किया जाए, प्लस जैसे प्लस एयर है, एयर ट्रेवल में भी डिस्काउंट किया जाए। कुछ स्कीम दूसरा, जैसे सरकार जो हमसे टैक्स लेती है, कम से कम सीनियर सिटीजन के लिए ये करे कि 1 टाइम टैक्स, 1 सिंगल विंडो। इधर तो हमसे इनकम टैक्स लिया जाता है, फिर जैसे कोई अगर हम सामान खरीदते हैं तो किसी पे GST लिया जाता है और दुनिया भर के टैक्स हैं, हॉस्पिटल वगैरह जो भी बिल बनता है। तो जब हमसे इनकम टैक्स एक बार ले लिया, आपने एक बार टैक्स ले लिया, फिर आप दोबारा क्यों टैक्स ले रहे हैं? दूसरा, जो सीनियर सिटीजन्स को जैसे SSC है, जो उनकी सीनियर सेविंग स्कीम्स है, उससे 3 महीने के बाद उसका पैसा मिलता है, जबकि हर आदमी को महीने का ले पैसा चाहिए। तो उसको महीने में करे और इस पे इंटरेस्ट को और बढ़ा जाए। जैसा अभी 8.20 है तो उससे भी ज्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि सीनियर सिटीजन का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। खासकर जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करें उनका तो इंटरेस्ट ही है, ना पेंशन मिलती है, तो वो इंटरेस्ट भी होना चाहिए। दूसरा, जैसे ये अपना सर्टिफिकेट है, क्या आयुष्मान सर्टिफिकेट है, वो और लोगों को 70 साल तक कितने बुजुर्ग रहते हैं, तो उसको जब आदमी रिटायर होता है 60 साल का हो गया, 60 साल के बाद रिटायर हो गया, तो आयुष्मान कार्ड 60 साल से ही देना चाहिए, जिससे कि उसका लोग सीनियर सिटीजन फायदा उठाए। अब 70 साल के तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बाकी जो सब चीज़ हमारी गैस है, गैस सस्ती होनी चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, जो हमारी दैनिक उपयोगी की चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए।
और खासकर बुजुर्गों के लिए सरकार को अलग से करना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल वगैरह में तुरंत उनको एडमिट करना चाहिए। अभी खड़े रहते हैं वहाँ बेचारे, करेंगे ये फॉर्मेलिटी करेंगे, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। कोई सीनियर सिटीजन जाए और बीमार है तो उसको तुरंत एडमिट कर ले। पैसे वगैरह की बात तो सब, पैसे तो सब दे ही देते हैं, लेकिन उसको रिलीफ भी तुरंत मिल जाएगा। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस सरकार से उम्मीद है, सीतारमन जी बहुत अच्छा काम कर रही है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो इस साल का अच्छा बजट बनाएंगे। हर साल से अच्छा बजट होगा, और जो हम मध्य वो वाली जो लोग हैं, हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग हैं, उनके लिए एक बजट अच्छा बजट होगा। प्रायोरिटी से जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। आप बताइए सर, आपके क्या मेन मुद्दे रहेंगे कि बजट में इस बार क्या होना चाहिए? मैं राजशेखर नागर, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का प्रांतीय महामंत्री हूँ। न्यूज़ 18 का बहुत बहुत आभार है, आप हमारी बात उठा रहे हैं। और हम इस पेंशन के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं विगत 9 वर्षों से। और हमारी जो पेंशन है वो अभी, जैसे हमारे भाई ने बताया था, 1171 रुपये एवरेज पेंशन मिलती है। हमें तकलीफ यूँ हो रही है कि वैसे मैं मोदी जी का बहुत फ़ैन हूँ, योगी जी का भी फ़ैन हूँ, उस पार्टी से भी मेरे को झुकाव है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है कोई बात देने की, तो बिल्कुल लड़ जाते हैं कि साहब ये नहीं होगा, वो नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो ये बताइए 1171 रुपये में हम क्या कर लेंगे? और ऐसा नहीं कि वो 1171 रुपये कोई महंगाई से जुड़े हैं। मैं 2010 में रिटायर हुआ, डिप्टी फाइनेंस मैनेजर पोस्ट से फाइनेंस कंट्रोलर पर भी मैंने काम किया। मुझे 1898 रुपये आज पेंशन मिल रही है, और वो कैलकुलेशन होता है 95 से। मेरे बाद अगर मेरा चपरासी रिटायर हुआ तो उसको 3,000 या 3,500 मिल रही है, मैं 1898 पा रहा हूँ। उस पर आज तक एक पैसा नहीं बढ़ाया चवन्नी भी। आप हर बार पैसे बढ़ाते जा रहे हैं, अपने टैक्स बढ़ा रहे हैं, अपनी महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम कहाँ से ला करके दें? अभी मैं देख रहा था हमारे घर पे जनवरी जैसी महीना हुआ, हमारे घर पे जितने भी काम वाली है कि फलाना है कि किराने वाले हैं, सब ने पैसे बढ़ा दी, सब महंगाई बढ़ गई। हमें तो कोई पैसा मिल नहीं रहा। हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो पैसा इतना था कि सिलेंडर भी नहीं आ पाता था घर का। बहुत से लोग ऐसे बेचारे कि उनके बच्चे नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल स्थिति हो गई कि कोई ठेला लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमारा कहना ये था कि हम चूंकि निर्मला सीतारमन जी से, प्रधानमंत्री जी से भी 2 बार मिल चुके हैं, उन्होंने आश्वासन दिया, उनका नहीं आपका काम होना चाहिए, जेन्युइन आपकी डिमांड है। तो हमारी डिमांड पे कम से कम बजट में इसमें इस बार मनसुख मांडविया जी जो हैं श्रम मंत्री जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस बार बजट में आपका रखा जाए। मेरा अपना ये कहना है कि इस बार के बजट में निर्मला सीतारमन जी या जो भी हमारे कर रहे हैं वो हमारे बजट में उसमें रखें। हमारे जो भाई 200-250 पर डे के डेथ हो रही ऊपर चले जा रहे हैं, हम लोग बुजुर्ग लोग हैं, हमारा आशीर्वाद लेंगे, हो सकता है आगे भी उनको सफलता मिले। और अगर बुजुर्गों का थोड़ी हाय लगी तो वो हाय बड़ी ख़राब होती है। मेरा यही कहना है, हमको इस बजट में कम से कम इतना लाभ जरूर दें। और टैक्स हम इनडायरेक्ट वे में सब दे रहे हैं, हमें मिल कुछ नहीं रहा। हम अगर कोई भी चीज़ खाते हैं, किराने का सामान ला रहे हैं, कोई दूध भी ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, हर चीज़ पर टैक्स है, इनडायरेक्ट वे में है। हमें नहीं पता लग रहा है कि हम टैक्स दे रहे हैं। कहीं रेस्टोरेंट पे आप खाना खाने जा रहे हैं, वहाँ भी टैक्स पड़ रहा है, हमें तो नहीं मिल रहा कुछ। हम आज तक मैं इतने साल मैंने नौकरी की, मैं आया इनकम टैक्स के रेंज में नहीं आ रहा हूँ। इतना कम आपने वेतन दिया, इतनी कम वो सैलरी दे रहे हैं आप। आज HL वाले हमें बता रहे थे जितने भी हैं कि साहब 1 लाख से कम हमारे सैलरी नहीं, और उनको पेंशन मिल रही 1,000-2,000। यहाँ यूपी गवर्नमेंट की अपटाउन थी, इकाई बंद हो गई, उनके यहाँ तो 1,000 भी नहीं मिल रहे हैं। 650, 850, 700, 800 ऐसे बेचारे हर बार आते हैं। इतनी लेडीज आती हैं, वो बैठती हैं, धरना देती हैं, चली जाती हैं। भूखे मरने की नौबत आ रही है। कुछ लोग भूख से मर रहे हैं, कुछ बीमारी से मर रहे हैं, और कुछ लोग महंगाई से मर रहे हैं। तो हमारा हाथ जोड़ करके निर्मला सीतारमन जी, मोदी जी और मनसुख मांडविया जी, जो भी आप लोग हैं, हमारा आपसे निवेदन है, आप कहेंगे हम आपके चरण भी पकड़ेंगे। कम से कम हमारा EPS 95 का ये हमारी जो डिमांड है 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता वो कर दें। हमने उसके मेडिकल के लिए भी डिमांड की थी, मेडिकल का उन्होंने हमारा मियाँ बीबी का तो कम से कम दे। आज आप आयुष्मान कार्ड सबको बांट रहे हैं, वे ना देखे, हमारा आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन रहा है सर। अब हमने पता चला, फिर एक बार बड़े मुश्किल से बोले राशन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड बड़ी मुश्किल से बना, बोले 6 यूनिट का होना चाहिए। अब हम 6 यूनिट कहाँ से लाएं? आज हम मियाँ बीबी हैं 2 भाई बुढ़ापे में। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, उसको खत्म करें। कम से कम हम उनसे यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जी से भी 2 बार मिले, तो उनका कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, और बहुत मतलब बुजुर्गों में बहुत नाराजगी है कि सब सरकार के लिए इतना सब कर रहे हैं, हम सरकार के आज भी लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आया, उन्होंने जो अभी मुख्यमंत्री जी हमारे फडणवीस जी, उन्होंने कहा नहीं आप खत्म करिए, हम आपका काम कराएंगे।
अब सरकार बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा सर। लेकिन आपकी जो चुनाव का मौका है तो ऐसे में उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ। आपकी इसका सोल्यूशन हर बार चुनाव में वो कहते हैं कि आप अपना उठा लीजिए अपना। हम लोग जंतर मंतर पे धरना दे जाता है, रामलीला ग्राउंड पे जाते हैं, कहते हैं आप हटा लीजिए, हम आपका काम हो रहा है। हमने ये कहा कि साहब हमारा काम कब होगा ये तो हमें बताइए। आपने सरकारी आदमी के लिए तो बार लगा रखी है कि इस टेबल पे 4 दिन में फाइल हो जानी चाहिए, इस टेबल पे 7 दिन में फाइल हो जानी चाहिए, इस टेबल पे। भाई सरकार के लिए कोई बार नहीं है। आप 8-9 साल से कह रहे हैं आपका काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है, कब काम होगा भाई? बिल्कुल, ये मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, खास करके सीनियर सिटीजन में, ट्रैवलिंग में उनको क्या कुछ रिलैक्सेशन मिलने चाहिए? आपको क्या लगता है कि बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहले तो मैं जो पॉइंट अभी चल रहा था, अभी आप इससे पहले जो कहा गया, मेरा नाम आदित्य बली है, लखनऊ के इंदिरा नगर में वहीं रहता हूँ। पब्लिक सेक्टर का जो एक रोल है नेशन में, वो इतना इम्पोर्टेंट है। उसमें जो लोग कार्यरत हैं, अभी HAL की बात करी नागर साहब ने, इससे पहले और भी आपने देखा होगा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है, जैसे BHEL है, BHEL की तरह के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, उनका कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग में कितना ज्यादा है। और उनका आदमी जब रिटायर होता है तो ही इज नोवेयर, मतलब उसको 0 पेंशन से शुरू करता है। वो जो उसका इन्वेस्टमेंट है अपने सैलरी से बचा हुआ, वही उसका जो है फॉल बैक होता है। तो इस पे विचार करना चाहिए। पब्लिक सेक्टर के जो लोग रिटायर हो रहे हैं, वो लोग भी गवर्नमेंट के साथ ही जुड़े थे, उनको जो है कम से कम मिनिमम पेंशन एक एश्योर्ड होनी चाहिए। नंबर 2, जो प्राइवेट सेक्टर से भी लोग रिटायर हो रहे हैं, उन लोगों के लिए भी स्कीम होनी चाहिए कि फिर बुढ़ापे में आपके सहारे के लिए मिनिमम इतना आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपने जो बात कही, मैं इस बात से बहुत ही खुश हूं कि गवर्नमेंट ने GST मेडिक्लेम पे काफी कम कर दिया है और कुछ एक केसेस में 0 कर दिया है। ये चीज जो है बहुत ही एक सराहनीय है जो इस गवर्नमेंट की है। मैं ये चाहता हूं कि GST के मुद्दे पे ही एक ये चाहता हूं कि GST के बाद जब आदमी कहीं एडमिट होने जाता है, तो नॉर्मली सीनियर सिटीजन्स को इतनी परेशानी फेस करनी पड़ती है, जबकि वो नॉर्मली बहुत क्रिटिकल स्टेज में पहुंचते हैं हॉस्पिटल। तो एक उस पर भी विचार होना चाहिए कि सीनियर सिटीजन्स के चाहे वार्ड अलग कर दें थोड़ा, उसमें संवेदनशील जो नर्सेज और डॉक्टर्स हैं उनको करा जाए पोस्ट। फिर इसके अलावा GST से मुद्दा एक और है जुड़ा हुआ, जैसे आपकी पुलिस फोर्स है, वो पुलिस फोर्स जो है वो दे ऑलवेज लुक अपॉन कॉलोनीज के जो RWA होते हैं, RWA को कहते हैं कि आप अपना जो है सिक्योरिटी के थोड़ा अरेंजमेंट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम लोग यहाँ एक RWA चला रहे हैं कॉलोनी में, और जो हमने देखा कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है RWA के सिक्योरिटी में, वो इतना है, सबसे ज्यादा 18% लिया जाता है क्या नाम है सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी अब आजकल की इतनी नेसेसरी चीज हो गई है कि आपको कम से कम उसके रैशनलाइज करना चाहिए। अब वो लग्जरी नहीं है सिक्योरिटी एजेंसी। सिक्योरिटी एजेंसी के बगैर तो तमाम कॉलोनी चल ही नहीं पाएंगी। तो उनके जो RWA के टैक्सेस हैं वो कम करने चाहिए, ये मेरा एक मानना है। बिल्कुल। सर आपको क्या लगता है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या कुछ इस बार बजट में होना चाहिए? मैं VK श्रीवास्तव, UP गवर्नमेंट से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, और बहुत भाइयों ने जो पेंशन के बारे में कहा, खास करके जो बाकी लोगों ने कहा वो निजी सेक्टर या सेमी गवर्नमेंट से हैं, मैं तो गवर्नमेंट में हूँ। हमारी भी यही प्रॉब्लम है कि जो सरकार पेंशन देती है उसमें 33+ सेस वगैरह लगा के 35% तो कट जाता है, 65% मेरे पास आता है। उसके बाद जिस स्टैंडर्ड में हम रिटायर्ड ही है, जिस स्टैंडर्ड में रहते हैं, उस स्टैंडर्ड से हम एक्सपेंडिचर करते हैं। रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं 18% वहाँ लग जाता है। तो ये सब मिला के मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 15% हम लोग पास बचता है जो कि हम खर्च कर सकते हैं। तो मेन चीज़ तो ये है कि टैक्स स्ट्रक्चर कुछ सुपर सीनियर सिटीजन जो एटलीस्ट 60+15 के हैं उनके लिए कुछ होना चाहिए। और हमारा कोई खास मुद्दा नहीं, मेन चीज़ ये है कि हमारे लिए स्वास्थ्य और ट्रैवल 2 चीज़ थोड़ा सस्ता होना चाहिए।
चूँकि सीनियर सिटीजन को साल में 2 बार 3 बार अपने बच्चों को पास जाना पड़ता है, तो जो पहले सुविधाएं जनरल सब आम सीनियर सिटीजन के मिलती थी वो भी अब बंद हो गई। और रिटायर्ड लोग तो अपने पेंशन पे ही डिपेंडेंट थे, उनके लिए तो और दिक्कत होगी। तो एक तो ट्रैवल वाली बात है, दूसरी स्वास्थ्य की बात है। हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह में हमारे सुपर सीनियर सिटीजन के लिए कुछ इस तरह से होना चाहिए कि पेमेंट वगैरह बाद में भी करें तो उनका इलाज पहले हो जाए। फिर इनके जो भी एक्सपेंडिचर हैं उस पर कुछ रियायत मिलनी चाहिए। जैसे जो जीएसटी लगता है उसमें कुछ कमी होनी चाहिए। जैसे इतने सीनियर जनरल क्लास के लिए 3 तरह के जीएसटी बनाए उन्होंने, 4 से 3 पे आए। एक सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी उसमें डाल दें, कुछ कम करके 5-6% कर लें, तो वही 10% पैसा हमें मिल जाएगा हम खर्च करने के लिए। वरना हम लोग तो इसे 15-20% पे जी रहे हैं। जो भी दे रही है, देखने को तो सरकार बहुत 1 लाख रुपया दे रही है, लेकिन हमारे पास 15-20 हज़ार से ज़्यादा बचता नहीं है जीएसटी वगैरह देने के बाद। तो यही रिक्वेस्ट है, बाकी तो बजट तो बन चुकी है। हमारी बात आप प्रकाशित कर देंगे जनरल पब्लिक के लिए। थैंक यू। आप बताइए सर कि आम आदमी की निगाहें रहेंगी बजट पर, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से बजट में क्या प्रोविजंस होने चाहिए लोगों के लिए? मैं सौरभ त्रिपाठी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूँ, और मेरा जो मानना है ये हम यूथ्स का सरकार स्टार्टअप्स पे बहुत ध्यान दे रही है, और सबसे कह रही है कि नौकरियां तो इतनी नहीं है तो स्टार्टअप्स लोग अपना शुरू कर, अपना छोटा बिजनेस जो भी शुरू कर सकते हैं। मैंने भी शुरू किया, और मेरा जो मानना है कि हम यूथ जो नौकरी नहीं पा पाए हैं और जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, इनडायरेक्ट वे में हम सभी लोग टैक्सेस दे रहे हैं। लेकिन हम जितने भी जिन्होंने छोटा बिजनेस स्टार्ट किया उनके लिए सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि बिजनेस में अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। और हम लोग भी जितना भी इनकम करके जो भी अपना पॉलिसी या इंश्योरेंस जो भी ले रहे हैं वो अपने उस पर सरकार की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने भी छोटा बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टअप स्टार्ट किया, सरकार की तरफ से कुछ भी मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई भी प्रोविज़न है कि उनके लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए कुछ भी पॉलिसीज़ हों सेफ्टी के लिए। प्लस दूसरा मेरा एक मुद्दा मैं सरकार से चाहता हूँ कि कुछ स्किल डेवलपमेंट से प्रोग्राम्स शुरू होने चाहिए, जो यूथ से जो नौकरी नहीं पा रहे हैं और अपनी स्किल्स को अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उनके लिए ऐसा कुछ प्रोग्राम शुरू करें कि वो और अच्छे स्टार्टअप शुरू कर सकें और लोगों को रोजगार दे सकें। और इसके अलावा मैं हॉर्टिकल्चर फील्ड से हूँ। मेरा एक हमेशा से मानना रहा कि देखिए एग्रीकल्चर को तो सरकार किसानों को बहुत रियायतें देने की कोशिश करती, क्योंकि वो हम सबके लिए अनाज पैदा कर रहे हैं। लेकिन मेरा भी मानना है, मैं भी हॉर्टिकल्चर फील्ड से हूँ और मैं भी एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ लोगों के लिए। हम भी कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर को एज अ बिजनेस ट्रीट किया गया है, एग्रीकल्चर को एज अ किसानी रियायती के तौर पे दिखाया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग को भी कुछ ये रियायतें मिलनी चाहिए, जैसे कि किसानों के लिए तो बिजली फ्री है, मुफ्त है, लेकिन हम लोग को कमर्शियल बेस में रखा जाता है। हम भी मतलब हम लोग तो मौसम से लड़के कितनी चीज़ें पर्यावरण के लिए पैदा कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को बिजनेसमैन समझ लिया गया है और किसानों को सिर्फ और सिर्फ मतलब हम लोग को भोजन दे रहे हैं, हम लोग को और भी चीज़ दे रहे हैं। तो मतलब मेरा मानना है कि दोनों को सेम कैटेगरी में रखा जाए, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर दोनों की फील्ड को। और हमारे लिए भी जितने भी कुछ इक्विपमेंट्स हैं, हमारे में 18% जीएसटी है, लेकिन एग्रीकल्चर की मैक्सिमम जितने भी इक्विपमेंट्स एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में 5% जीएसटी हो गई है। तो हमारे भी इक्विपमेंट्स में हमारे भी जो और भी टैक्सेस हैं उनको भी 5% किया जाए या और भी नील किया जाए, क्योंकि हम भी एनवायरनमेंट को सुरक्षित करने के लिए योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर वर्ग की, हर एज ग्रुप की अपनी अलग डिमांड है, और खास करके सीनियर सिटीजन्स की अगर बात करें तो टैक्स का मुद्दा है और हेल्थ का मुद्दा है, ट्रैवल का मुद्दा है, कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर सभी की निगाहें इस बार बजट पर रहने वाली हैं। और उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि बजट में इस बार इन सारी चीज़ों को लेकर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, जिससे कि जो मिडिल क्लास है और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको इससे बड़ी राहत मिल सकती है। कैमरा पर्सन रवि के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।